सर छोटू राम जी कहा करते थे, ये कौवे कनागतों में आएंगे, ये कौवे श्राद्ध के मौसम में आएंगे, श्राद्ध के समय में आएंगे, इन कौवों से सावधान रहना। इन कौवों को हम लोग नहीं पहचान पाए और न पहचानने की वजह से 1947 में भाई ने भाई को मारा। कॉकरोच जिंदा हैं, चींटियां जिंदा हैं, मकोड़े जिंदा हैं, लेकिन डायनासोर दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति खत्म हो गई। उसका कारण यह रहा, अपने ही बच्चों को मारना शुरू किया, अपने ही भाइयों को मारना शुरू किया और डायनासोर पूरी दुनिया में खत्म हो गया। और दूसरा भाई भाई को मार रहा है। 1947 में फंडी के बहकावे में आकर 1947 में फंडी के बहकावे में आकर हमने अपने ही मुसलमान भाइयों को मारा। 1984 में फंडी के बहकावे में आकर हमने अपने ही सिख भाइयों को मारा। मुजफ्फरनगर में फंडी के बहकावे में आकर हम लोगों ने अपने ही मुसलमान भाइयों को मारा। तो ये लोग, ये कौवे हैं, ये हमें आपस में लड़वा रहे हैं। आज इस मुल्क में सरकार है तो हिंदुओं की सरकार है और मंडी और फंडी जमात के लोगों की सरकार है। तो ये सरकार कभी भी हमें हमारा हक नहीं दे सकती। मैं बाहर आया, मैंने अपने साथियों से बात की कि जब तक हम लोग खालसा पंथ में नहीं आएंगे, जब तक हम लोग सिख नहीं बनेंगे, जब तक हमारे नंगे सिर रहेंगे, तब तक हम लोग इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। मैं बाहर आया, हम लोग जितने हमारे साथी थे, मैंने इस बात पे सभी को राजी किया है। हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं, ये तहरीक चला रहे हैं कि हरियाणा के लोग, हम लोग अब जो है सिक्खी में आएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो कहा था कि राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई, उनकी भविष्यवाणी को दुनिया की कोई भी ताकत, ये बर्मा को मानने वाले लोग ये रोक नहीं सकते। निश्चित तौर पर इस मुल्क में जो है 96 करोड़ी खालसा होना है। तो आज जो हालात इस मुल्क में पैदा हुए हैं, ये हालात पहले नहीं थे। 1947 से पहले, 1947 से पहले 1923 में, 1923 में लाहौर में सर छोटू राम और मियां सर फजल हुसैन, इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी। और जब ये पॉलिटिकल पार्टी 1923 में बनी तो लाला लाजपत राय सर छोटू राम जी के पास गए। लाला लाजपत राय ने कहा कि छोटू राम जी, आपका और मेरा मजहब एक है, हम दोनों हिंदू हैं, तो आपने एक मुसलमान के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई? आपको मेरे साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए थी। तो सर छोटू राम जी ने लाला लाजपत राय को कहा कि आपकी बात सही है कि मेरा और आपका मजहब एक है, लेकिन हमारा ईमान अलग अलग है। और यह बात भी सही है कि मियां सर फजल हुसैन का और मेरा मजहब अलग अलग है, लेकिन हमारा ईमान एक है और हम लोग ईमान पर खड़े होकर लड़ने वाले लोग हैं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। सर छोटू राम जी चूरू में गए, राजस्थान में। एक लाला जी वहाँ आया, उसने कहा कि चौधरी साहब, मैं जिम्मेदारों की तन मन धन से मदद करना चाहता हूँ। सर छोटू राम जी ने कहा कि फिर कहो। उसने कहा कि मैं जिम्मेदारों की तन मन धन से मदद करना चाहता हूं। तो सर छोटू राम ने कहा, जो उनके कैडर के साथी बैठे हुए थे, उन्हें समझाते हुए कि ये लाला जी जो आज कह रहा है कि मैं जिम्मेदारों की तन मन धन से मदद करूंगा, अगर लाला ही हमारी मदद करने लगे, अगर सरमाएदार ही हमारी मदद करने लगे, तो फिर छोटू राम पैदा ही किस लिए हुआ था? फिर मैं पैदा ही किस लिए हुआ था? और ये वे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा मीठा बोलते हैं और सबसे ज़्यादा लूटते हैं, इनसे सावधान रहना। तो ये पॉलिटिकल पार्टी 1923 में मियां सर फजल हुसैन और सर छोटू राम जी ने बनाई। 1923 से लेकर 1947 तक पंजाब के अंदर इस सर छोटू राम जी के बगैर, मियां सर फजल हुसैन साहब के बगैर और सर सिकंदर हयात खान जो पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खां टिवाना साहब जो पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बने थे, इनकी इजाज़त के बगैर पंजाब में पत्ता भी नहीं खड़कता था। सर छोटू राम जी ने एक कानून बनवाया था। वो कानून यह था कि जमींदार की न जमीन कुर्क हो सकती है, न उसकी फसल कुर्क होगी, न उसके बैल कुर्क होंगे। ये कानून, ये गोल्डन एक्ट, ये स्वर्णिम कानून
पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट ने 1938 में बनवाया था, तो गोकुल चंद नारंग पंजाब असेंबली में खड़ा हुआ। उसने कहा कि सर छोटू राम जी ने जो कानून बनवाया है, इस कानून की वजह से न पंजाब में हम जमीन कुर्क कर सकते हैं जमींदार की, न उसका बैल कुर्क कर सकते हैं, न उसका घर कुर्क कर सकते हैं। तो पंजाब में अब कुर्क करने के लिए रह क्या गया है? सर छोटू राम ने कहा कि ये जो तुम्हारी मानसिकता है, ये जो तुम्हारी मेंटलिटी है, ये जो तुम्हारी विचारधारा है, हम पंजाब की धरती पर इस विचारधारा को कुर्क कर देंगे। हम पंजाब की धरती के ऊपर इस विचारधारा को कुर्क कर देंगे और खबरदार किसी जमींदार ने किसी गैर जमींदार को, शहरी हिंदू को, लाहौरी हिंदू को वोट दिया तो गोकुल चंद नारंग ने कहा कि आप एक हिटलर की तरह बात कर रहे हैं। सर छोटू राम ने कहा अगर पंजाब में यहूदी रहेंगे तो पंजाब में हिटलर भी रहेगा, अगर पंजाब में यहूदी रहेंगे तो पंजाब में हिटलर भी रहेगा। तो ये हमारी जो उस वक़्त की जो सियासत थी वो हमारे हक में थी। और जब सर छोटू राम जी कानून बना रहे थे, द पंजाब रजिस्ट्रेशन ऑफ मनी लेंडर्स एक्ट 1939, द पंजाब रेस्टिट्यूशन ऑफ मॉर्टगेज लैंड एक्ट 1938, द पंजाब रिलीफ ऑफ इंडेप्टेडनेस एक्ट 1935, द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 1938 और मंडी एक्ट 1938 में आया था। इसे भी सर छोटू राम और सर सिकंदर हयात खान लेकर आए थे। इस एक्ट के मुताबिक मंडी के अंदर जमींदारों का भी आरक्षण था। तो गोकुल चंद नारंग खड़ा हुआ, उसने कहा कि ये जो कानून है, इस कानून की वजह से रोहतक का एक दो धेले का जाट अब लखपति बनिए के साथ बैठेगा। इन लोगों की मानसिकता उस वक़्त भी हमारे बरखिलाफ थी और आज भी इनकी मानसिकता हमारे खिलाफ है। तो उस जमाने में जब ये एक्ट सर छोटू राम लाए, जब ये कानून जमींदारों के हक में यूनियनिस्ट गवर्नमेंट लेकर आई, तो डॉक्टर गोपी चंद भार्गव ने इस्तीफा दे दिया पंजाब असेंबली से, डॉक्टर सत्यपाल ने इस्तीफा दे दिया, लाला दुनीचंद ने इस्तीफा दे दिया, ये कांग्रेसी थे। भाई परमानंद ने इस्तीफा दे दिया जो हिंदू महासभा से था, गोकुल चंद नारंग ने इस्तीफा दे दिया, राजा नरेंद्र नाथ ने इस्तीफा दे दिया, M.K. पुरी ने इस्तीफा दे दिया। तो वो हालात तब थे जब हम लोग कानून बना रहे थे और बनिए जो हैं वो इस्तीफा दे रहे थे, शहरी जमात इस्तीफा दे रही थी। और आज हालात दूसरे हो गए हैं कि हमारे जो लीडर हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है जो सर छोटू राम जी कहा करते थे कि अब भोले जमींदार तू मेरी दो बात मान ले, एक ले बोलना सीख, दूसरा दुश्मन को पहचान ले। हम लोगों ने दुश्मन को पहचानना नहीं सीखा। सर छोटू राम जी कहा करते थे कि ये जो ढीली धोती वाले हैं, ये जो नुकीली टोपी वाले हैं, ये मंडी और फंडी, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। और इन मंडी और फंडी की सियासत को, इन सरमाएदारों की और पुजारियों की सियासत को हम लोगों को समझना होगा। एक कौवे के बच्चे ने कहा कि पिताजी मुझे 4 पाए का मांस खाते खाते बहुत दिन हो गए हैं, आज मैं 2 पाए का मांस खाना चाहता हूं। तो कौवे ने कहा कि बेटा जा और सभी जानवरों के मीट इकट्ठे, मांस इकट्ठे करके ले आ। वो इकट्ठे करके ले आया। कौवे ने कहा कि ये सुअर का है गोश्त, इसे तू यहाँ फेंक दे, ये गाय का मांस है, इसे तू जो है यहाँ मंदिर में फेंक दे। और कौवे के बच्चे ने फेंक दिया। सांप्रदायिक दंगे हो गए, रॉयट्स हो गए, जातीय दंगे हो गए। और जब वो दंगे हुए तो 2 पाए का मांस सड़कों पर बिछ गया। कौवे ने अपने बच्चे को कहा कि बेटा जा और 2 पाए का मांस है, ये बिछ चुका है, तू खा। तो कौवे के बच्चे ने कहा कि पिताजी ये मीट तो मैंने खा लिया है, लेकिन अगर ये बात आदम जात की समझ में आ गई, अगर ये बात लोगों की समझ में आ गई कि हम इस तरीके से 2 पाए का मीट खा रहे हैं और इस तरीके से हम लोग 2 पाए का मीट की व्यवस्था करते हैं, तो कौवा जाति को बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। आदम जात पूरी कौवा जाति को खत्म कर देगी। तो कौवे ने कहा कि बेटा 1000 साल हो चुके हैं, 1000 साल हो चुके हैं, हमारी ये चाणक्य नीति आज तक तो आदम जात की समझ में आई नहीं है। 1000 साल हो गए हैं हमें लोगों को इसी तरीके से लड़वाते हुए, हमें इसी तरीके से 2 पाए का मांस खाते हुए, आदमियों का मांस खाते हुए, लेकिन आज तक मनुष्य जाति, आदम जात हमारी इस राजनीति को, इस चाणक्य नीति को आज तक समझ नहीं पाई है।
तो साथियों, सर छोटूराम जी कहा करते थे, ये कौए कनागतों में आएंगे, ये कौए श्राद्ध के मौसम में आएंगे, श्राद्ध के समय में आएंगे, इन कौओं से सावधान रहना। इन कौओं को हम लोग नहीं पहचान पाए और न पहचानने की वजह से 1947 में भाई ने भाई को मारा। डायनासोर किस लिए खत्म हुए? डायनासोर इसलिए खत्म हुए, दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति डायनासोर, कॉकरोच जिंदा हैं, चींटियां जिंदा हैं, मकोड़े जिंदा हैं, लेकिन डायनासोर दुनिया की सबसे ताकतवर प्रजाति खत्म हो गई। उसका कारण यह रहा कि डायनासोर जब तक फल फूल खाता रहा, डायनासोर की आबादी दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ती रही। लेकिन एक दिन डायनासोर के बच्चे के पांव में चोट लग गई और डायनासोर ने गलती से अपने बच्चे के पांव से निकलता हुआ लहू चाट लिया और डायनासोर के जुबान पर, डायनासोर के मुंह में जो है खून लग गया। और उस दिन के बाद से डायनासोर ने अपने ही बच्चों को मारना शुरू किया, अपने ही भाइयों को मारना शुरू किया और डायनासोर पूरी दुनिया में खत्म हो गया। हम लोग भी डायनासोर की तरह हैं। दूसरा, डायनासोर के खत्म होने का कारण यह रहा कि डायनासोर के सिर में चोट लग जाती, उसका शरीर इतना बड़ा हो गया था कि उसे मालूम ही नहीं चलता था कि तेरे सिर में चोट लग गई है। उसके पांव में चोट लग जाती, उसे मालूम ही नहीं चलता था कि तेरे पांव में चोट लग गई है। साथियों, हम लोग डायनासोर की तरह हैं, लेकिन हमारे पांव में चोट लगती है, हमें मालूम ही नहीं चलता कि इस देश में क्या हो रहा है। मनुवादी होगा, ब्राह्मणिकल ऑर्डर को मानने वाला होगा तो कश्मीर के मनुवादी को जुकाम होगा, तो तमिलनाडु के मनुवादी को छींक आएगी। इन लोगों में इतनी जातीय एकता है, इन लोगों में इतनी संवेदनशीलता है, लेकिन हम लोग, संवेदनशीलता हमारे भीतर कम होती जा रही है और दूसरा भाई भाई को मार रहा है। 1947 में फंडी के बहकावे में आकर, 1947 में फंडी के बहकावे में आकर हमने अपने ही मुसलमान भाइयों को मारा। 1984 में फंडी के बहकावे में आकर हमने अपने ही सिख भाइयों को मारा। मुजफ्फरनगर में फंडी के बहकावे में आकर हम लोगों ने अपने ही मुसलमान भाइयों को मारा। तो ये लोग, ये कौवे हैं, ये हमें आपस में लड़वा रहे हैं और इसका समाधान एक ही है जो हम लोगों ने समझा। हमने 2015 में यूनियनिस्ट मिशन को शुरू किया था। जो यूनियनिस्ट विचारधारा थी, यूनियनिस्ट आइडियोलॉजी थी, उस विचारधारा को हमने लेकर जो है 2015 में अपना काम शुरू किया। ये उस जमाने में हमारी जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उसका ये फ्लैग हुआ करता था, ये यूनियनिस्ट पार्टी का फ्लैग था, ये झंडा था। हमने इस झंडे को लेकर, यूनियनिस्ट मिशन को लेकर 2015 में काम शुरू किया। गवर्नमेंट ने जाट आरक्षण के झूठे मुकदमे लगाकर, 6 मुकदमे लगाकर मेरे ऊपर, जिसमें 2 मुकदमे मेरे सीबीआई में अब भी चल रहे हैं, मुझे और हमारे साथियों को जेल में डाल दिया। करीबन 20 हमारे साथी शहीद हुए और करीबन 3.25 साल में जेल में रहा। मैं बाहर आया हूं। अब दोबारा से हमने अपने उसी तहरीक को शुरू किया है। ये लोग नहीं चाहते कि भाईचारा फैले, ये लोग नहीं चाहते कि ये तहरीक फैले, ये लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में हम लोग आपस में लड़ते रहें। जेल में मुझे एक बात समझ में आई कि आज इस देश में न ईसाइयों की सरकार है, न इस मुल्क में आज मुसलमानों की सरकार है। आज इस मुल्क में सरकार है तो हिंदुओं की सरकार है और मंडी और फंडी जमात के लोगों की सरकार है। तो ये सरकार कभी भी हमें हमारा हक नहीं दे सकती। मैं बाहर आया, मैंने अपने साथियों से बात की कि जब तक हम लोग खालसा पंथ में नहीं आएंगे, जब तक हम लोग सिख नहीं बनेंगे, जब तक हमारे नंगे सिर रहेंगे, तब तक हम लोग इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। मैं बाहर आया, हम लोग जितने हमारे साथी थे, मैंने इस बात पे सभी को राजी किया है। हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं, ये तहरीक चला रहे हैं कि हरियाणा के लोग, हम लोग अब जो है सिक्खी में आएंगे और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो कहा था कि राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई, उनकी भविष्यवाणी को दुनिया की कोई भी ताकत, ये बर्मा को मानने वाले लोग ये रोक नहीं सकते। निश्चित तौर पर इस मुल्क में जो है 96 करोड़ी खालसा होना है, निश्चित तौर पर होना है। तो हम लोग इस तहरीक को लेकर हम लोग चले हुए हैं। और साथियों, इनके भरोसे नहीं रहना, न इससे निकलेगा। ये राहत इंदौरी साहब का शेर जो है, इनका एक शेर मैं आपको बताता हूं, न इससे निकलेगा न उससे निकलेगा, न हम सफर से निकलेगा न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा।
ए वतन की रेत, ए वतन की रेत, मुझे एड़ियां यहीं रगड़ने दे, मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा। हम लोग इस मोर्चे पे डटे रहेंगे, हम लोग डटने वाले लोग हैं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था। निश्चित तौर पर ये जो केंद्र की सरकार है, इसको हम लोग पीछे हटाएंगे और वक्त आएगा जो है इन लोगों को हम लोग जो है हिंद महासागर में जो है इनको हिंद महासागर में इनको और इनकी विचारधारा को हम लोग डुबो देंगे। वाहे गुरु जी का खालसा। थैंक यू। जय योद्धे। सत श्री अकाल।